तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर 9 में है। देखना आज का वीडियो, ये 9th वीडियो होने जा रहा है इस चैप्टर का। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था कि बेस हम लोग निगेटिव में लेंगे, आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऐसा भी हो सकता है, मैं बोला था कि आंसर बेस कुछ भी लिए हो, बेस पॉजिटिव में लिए हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। हमारा आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है, मैं ऐसा बोला था, ठीक है ना। बेस अगर हम लोग यहां निगेटिव में ले रहे हैं, यानी ओडी का केस है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो आंसर भी हम लोग का ओडी में ही आएगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। आंसर निगेटिव में ही आएगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, आंसर पॉजिटिव में आ सकता है। तो आज देखो जो क्वेश्चंस मैंने लिया यहां, इसमें बेस हमारा देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट यानी माइनस, निगेटिव बैलेंस की बात हो रहा है। देखो ये ओवरड्राफ्ट की बात हो रहा है, कैश बुक यहां पर आया हुआ है बेस में। जब बेस में कैश बुक है तो आंसर हम लोग का पासबुक के रूप में आने वाला है, लेकिन आंसर अब ओडी में ही आने वाला है या कुछ और होने वाला है, पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, ये हम लोग जानना चाहेंगे, देखेंगे आज की क्लास में। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जो प्रॉब्लम मैं लिया हुआ यहां पर, इसकी आंसर यहां निगेटिव में नहीं आने जा रहा है, आंसर यहां पॉजिटिव में आने जा रहा है। निगेटिव वाली क्वेश्चंस तो मैं बना के दिखाया आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज मैं आंसर देखो पॉजिटिव में लाने जा रहा हूं, वैसा ही क्वेश्चन लिया गया है। चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विथ द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। राम्स का कैश बुक है, कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विथ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का केस आ गया है, देखो ओडी का केस है ये, ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24। हम लोग अप्रैल का बना रहे हैं, हालांकि डेट यहां नहीं दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो हम लोग मंथ का एंड मान लेते हैं। रखना तो फॉर द मंथ का मतलब यहां पर हो गया मंथ का एंडिंग। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फाइंड द फॉलोइंग। अब यहां पर बेस देखो क्या दिया गया है, कंपेयरिंग राम्स कैश बुक। देखो ये कैश बुक है, बेस जो दिया हुआ है तुम्हारा ये कैश बुक में है। देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ये दिया हुआ है 45, तो यहां लिखा भी हुआ है कैश बुक शोन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹45,000। पहला ही पॉइंट में आ गया, देखना पहला ही पॉइंट में यहां लिखा हुआ है कि कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹45,000, 45,000 का ओवरड्राफ्ट है, देखना कैश बुक का। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर पासबुक में आने वाला है, देखना। अब देखो यहां रीजंस दिए हुए हैं, रीजंस में देखो नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में क्या आया हुआ है, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाई ₹1500। मैं अंडर कास्ट ओवर कास्ट की बात समझा दिया था कैश बुक बनाकर। देखो अब चूंकि ओडी का केस है कैश बुक में, यानी निगेटिव बैलेंस में हो, ठीक है। अब क्रेडिट साइड को अंडर कास्ट कर दिए हो, तब बैलेंस सीडी जो निकला होगा वो डेबिट साइड में निकला होगा, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में निकलेगा। तो जब क्रेडिट साइड का टोटल ही कम कर दिए हो तो डेबिट साइड का जो बैलेंस निकलेगा वो भी कम निकलेगा, यानी ओवरड्राफ्ट कम है। कैश बुक में जो ओडी दिखा दिए हो ड्यू टू अंडर कास्ट वो कम दिखा रहे हो, जबकि पासबुक में तो गलती नहीं किया गया ऐसा, यानी पासबुक का जो बैलेंस है वो एज इट इज है, यानी बढ़ा हुआ है। आप कैश बुक में मिस्टेक किए हो, कैश बुक का क्रेडिट साइड का जो टोटलिंग था उसको कम कर दिए हो, टोटल गलती से कम लगाए हुए हो, जिसके चलते कैश बुक का जो ओडी है वो कम दिख रहा है, यानी कैश बुक में ओडी कम हो गया लेकिन पासबुक का ओडी बढ़ा हुआ है। तो मैं बोला था कि जो भी रीजंस दिया हुआ है उस रीजन का इंपैक्ट देखना है, कहां, आंसर पर। जिस बेस में आप आंसर निकालने जा रहे हो, आंसर हमारा कहां निकलने जा रहा है। जब बेस यहां हम लोग कैश बुक लिए हुए हैं तो आंसर हमारा कहां निकलने वाला है, पासबुक के रूप में। तब पासबुक पर सोचना है कि जो भी ये रीजंस दिए हुए हैं, इस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो और घटा हुआ है तो घटा दो, बस इतना ही करना है।
सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी लॉजिक है बीआरएस का। कितना मजेदार लॉजिक है समझो। मैं बोल रहा हूं कि सीधा सीधी जितने भी रीजन्स हैं उसको या तो ऐड करना है या लेस करना है, ये तो करना है। अब रहा बात इसमें से हम किसको ऐड करें और किसको लेस करें। तो सीधा सीधा बात बोला गया कि आंसर में जो निकालने वाले हो, आंसर में पासबुक के रूप में निकालने वाले हो आंसर, तो पासबुक पर सोचो कि पासबुक का जो बैलेंस है यानी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, इन सारे रीजन के चलते वहां का बैलेंस बढ़ गया है कि घट गया है। बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देना है, ऐड कर देना है, और घटा हुआ है तो घटा देना है, लेस कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो देखो पहला रीजन जो यहां पर आ गया पॉइंट नंबर 2 में कि आप अंडर कास्ट कर दिए हो कैश बुक को, यानी क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको कम कर दिए हो। ड्यू टू दैट, उसके चलते क्या हो गया कि कैश बुक का जो ओडी है वो कम हो गया। टोटल ही कम कर दिए हो तो बैलेंस भी कम ही निकलेगा ना जी। तो ओडी कम हो गया, कैश बुक में ओडी कम है, लेकिन पासबुक में तो गलती नहीं किया, बैंक वाला तो गलती नहीं किया। तो पासबुक का ओडी तो वहीं के वहीं है, यानी बढ़ा हुआ है तुम्हारा कैश बुक से। पासबुक में ओडी बढ़ा हुआ है तो हमको क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे यहां पर अंडर कास्ट इन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। सीबी लिख दे रहा है, पूरा नाम नहीं लिख रहा है, सीबी लिखा हुआ रखना। अंडर कास्ट इन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यानी क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट हम लोग का है देखो 1500 ये आ गया देखो। अब यहां पर थर्ड देखो पॉइंट आ गया, ए चेक ऑफ ₹7500 ड्रॉन का मतलब इशूड, पेड का मतलब डिपॉजिट, ड्रॉन का मतलब क्या है, इशूड किए हो। तो एक चेक 7500 रुपए का इशूड किए हो ऑन हिज सेविंग अकाउंट, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझना, देखो बेटे ध्यान से समझना है, मैं पहले ही समझाया हुआ हूं। एक तो ओडी का केस है, तो ऐसे भी समझ लो कि जो ये हम लोग बना रहे हैं बीआरएस, किसका बना रहे हैं, बिजनेस का ना, इंडिविजुअली तो नहीं बना रहे, किसी प्रोपराइटर का ओनर का तो नहीं बना रही है, बिजनेस का बीआरएस बनेगा, ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस का बनता है। और मैं समझाया था कि बिजनेस जो है कौन सा अकाउंट ओपन करता है बैंक में, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कभी भी नहीं। सेविंग अकाउंट जो भी ओपन किया जाता है वो इंडिविजुअल के द्वारा, हम तुम जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस का जो है बैंक से लेन देन करने के लिए ऑलवेज करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, सेविंग नहीं। दोनों में डिफरेंस भी मैं समझाया था कि सेविंग और करेंट में डिफरेंस क्या है। सेविंग में आप जब चाहो जितना बार चाहो पैसा डाल सकते हो बैंक में, बट जब चाहो जितना चाहो निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है वहां। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है, दिन भर में चाहे जितना बार चाहो पैसा डालो बैंक में और जितना बार चाहो वहां से निकालो पैसा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है करेंट अकाउंट में। तो बिजनेस ऑलवेज करेंट अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। जब तक ये नहीं समझोगे फिर इस तरह के देखो चीजों को नहीं समझ पाओगे। अब यहां पर एक चेक इशूड किया गया है, अब मान लो कोई जोरी थोड़ी है कि बिजनेस ही किसी को पेमेंट करेगा चेक से। आज पर्सनली मैं किसी को चेक से पेमेंट कर सकता हूं कि नहीं, एक इंडिविजुअल चेक से पेमेंट कर सकता है कि नहीं। तुम ही मान लो मेरे स्टूडेंट हो, तुम चाहोगे तो बैंक से जाकर अकाउंट खुलवा के चेकबुक अपने पास रख सकते हो कि नहीं, अब ट्यूशन फी उसी चेक से पेमेंट कर सकते हो कि नहीं। तो एक इंडिविजुअल भी तो चेक से पेमेंट कर सकता है ना, एक इंडिविजुअल को भी तो चेक से पैसा मिल सकता है ना, तो पेमेंट भी करेगा रिसीव भी करेगा। चेक तो बिजनेस हो, बिजनेस भी एक पर्सन है, इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, तो चेक तो कोई किसी को इशू कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या मामला हुआ कि ए चेक फॉर ₹7500 ड्रॉन दैट इज इशूड ऑन हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब इंडिविजुअल केस है, ये कोई इंडिविजुअल मान लो यहां पर चेक इशूड किया है, लेकिन हो क्या गया यहां पर, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट, लेकिन ऐसा मान के एंट्री कर दिए हो
ठीक है, कि ये चेक बिजनेस के द्वारा इशू किया गया है, करेंट अकाउंट नाम आ गया मतलब बिजनेस के द्वारा इशू किया गया, ठीक है ना। चेक पर्सनल इशू किया गया इंडिविजुअल के द्वारा, लेकिन उसको मानकर एंट्री कर दिए हो, कहां मान लिया, करेंट अकाउंट, कि करेंट अकाउंट में चेक इशू किया गया। तो इशूड करने से क्या होगा, एक तो पहले से निगेटिव में हो, पहले से ओडी में चल रहे हो, और किसी को पेमेंट करोगे चेक काट के तो ओडी और बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको मान लिए हो कि पर्सनल जो यहां पर सेविंग अकाउंट के रूप में, सेविंग अकाउंट का चेक जो इशू किया गया था उसको मान लिया हो कि नहीं करेंट अकाउंट के रूप, करेंट अकाउंट से यह चेक इशू किया गया है, यानी करेंट अकाउंट के ओडी को क्या कर दिए हो, बढ़ा दिए हो। करेंट अकाउंट की ओडी यानी बिजनेस की जो ओडी उसको बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वाला तो ऐसा गलती नहीं किया। पासबुक में हमारा ओडी कहां है, एज इट इज वहीं का वहीं है, यानी कम है। आप कैशबुक में ओडी बढ़ा दिए हो, जब जब चेक इशू करोगे कैशबुक का ओडी बढ़ेगा, लेकिन पासबुक का ओडी कब बढ़ेगा, जब उस चेक का पेमेंट बैंक में जाओगे लेने और बैंक पेमेंट कर देगा तो वहां भी ओडी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वहां भी ओडी बढ़ जाएगा। तो अपने यहां ओडी बढ़ा दिए हो, देखो क्या किया गया, ये चेक फॉर ₹7500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट, ठीक है ना, करेंट अकाउंट के रूप में इसको माना गया है। तो आप यहां की ओडी क्या किए हो, कैशबुक का ओडी बढ़ा लिए हो, लेकिन पासबुक का ओडी वही है यानी कम है, तो कम को कम करना है, देखो लेस करेंगे हम लोग। चेक इशूड, ठीक है ना, ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट, पूरा लिख देना पूरा चीज को, ठीक है। चेक इशूड ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज, हैज बीन शोन एज, ठीक है, इशूड ऑन हिज करेंट अकाउंट, इशूड ऑन हिज करेंट अकाउंट, ऑन हिज करेंट अकाउंट। अब ये लेस करना है हम लोगों को, कितना अमाउंट है, 7500, 7500। चलो ये बात समझ में आ गया यहां तक की, क्या ये रीजन था, ये समझ गए हो। अब देखो अगला रीजन क्या आ गया यहां पर, चेक अमाउंटिंग ₹70,000 ड्रॉन एंड इंटर्ड इन द कैशबुक, ड्रॉन का मतलब फिर इशूड की बात आया, देखो अब यहां बोलता है कि चेक अमाउंटिंग ₹70,000, 70,000 का चेक इशूड किए हो और कैशबुक में एंट्री कर भी दिए हो, ठीक है ना, हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, लेकिन उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसको भी चेक दिए हो वो बैंक नहीं गया। तो चूंकि चेक दिए हो मतलब कैशबुक में एंट्री लेकर ओडी बढ़ा लिए हो, कैशबुक का ओडी बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक का ओडी वहीं का वहीं है, यानी कम है, घटा हुआ है, तो घटाना होगा। देखो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। ये 70,000 का एक चेक था अपना, देखना 70,000 का, ठीक है। बहुत बार आ गया ये रीजन, इसलिए समझ में आना चाहिए बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ गया, चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 सेंट टू बैंक, सेंट का मतलब क्या, डिपॉजिट किए हो, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन विच दो इंटर्ड इन द कैशबुक, और उसकी एंट्री कैशबुक में ले भी लिए हो, हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक उसकी एंट्री नहीं लिया,
चेक बैंक में डिपॉजिट किए हो तो अपने कैशबुक में एंट्री तो ले लिए हो, यानी कैशबुक का ओडी कम कर दिए हो। जब जब हम पैसा जमा करेंगे, चेक जमा करना मतलब पैसा जमा करना, तो जब जब बैंक में चेक जमा करोगे ओडी घट जाएगा। तो अपने यहां अब चूंकि यहां से चेक भेज रहे हो, ठीक है, बिजनेस से चेक को भेजा गया है, तो कैशबुक में तो एंट्री लिया जाएगा, चेक डिपॉजिटेड, एंट्री तो ले लिए हो, यानी कैशबुक का ओडी कम कर दिए हो। लेकिन पासबुक में तो अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं हुआ है। मैं बोला था कि जब चेक डिपॉजिट करोगे तो क्लियरिंग करने में कुछ समय लग जाता है, और क्लियरिंग होके जब पैसा आता है तब पासबुक में एंट्री किया जाता है, यानी बैंक स्टेटमेंट वाली में एंट्री होता है। ठीक है, तो क्लियर लिख रहा है कि बैंक जो है वो एंट्री नहीं लिया है, तो चेक डिपॉजिट किया मतलब कैशबुक की ओडी कम कर दिए हो। ठीक है, अब कैशबुक ओडी कम कर दिया, लेकिन पासबुक का ओडी क्या है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। सोचना तो हमको पासबुक पर है ना जी, आंसर पासबुक में निकालना है। इस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस क्या हुआ ये जानना है। तो चेक हम लोग डिपॉजिट किए तो कैशबुक का ओडी तो कम कर दिए, लेकिन पासबुक का ओडी, बैंक तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, बैंक को पैसा नहीं मिला उसका। ठीक है, क्लियरिंग ही नहीं हुआ चेक का, चेक अभी कलेक्शन के लिए गईबे किया है। जिस बैंक का चेक होगा, हमें चेक मिला, कोई भी हमको चेक दिया, ठीक है, तो जो भी चेक दिया वो अपने बैंक का देगा ना जी। मान लो जो कस्टमर हमको चेक दिया उसका चेक स्टेट बैंक का है मान लो, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है, तो हम तो उस चेक को यूनियन बैंक में न डालेंगे। अब यूनियन बैंक वाला क्या करेगा, उस चेक को स्टेट बैंक में भेजेगा कलेक्शन के लिए, और जब कलेक्शन होके वहां से आ जाएगा तब वो एंट्री बैंक वाला करेगा। ठीक है ना, उसके पहले वो नहीं करेगा। इसलिए मैं बोला था कि चेक को क्लियरिंग कराने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरा ही चेक लेकर नहीं ना चला जाएगा स्टेट बैंक में, इतना स्टाफ थोड़ी फालतू बैठा हुआ है यार। 2-4-10 जब चेक आ जाता है स्टेट बैंक से रिलेटेड या सेम बैंक से रिलेटेड, तो फिर वहां का स्टाफ उठा के सारा चेक को लेके जाएगा रेलिवेंट बैंक में और वहां से कलेक्शन लेके आएगा। ठीक है, चलो, तो चेक डिपॉजिट हम लोग यहां पर किए हुए हैं, सेंड किए मतलब डिपॉजिट किए थे 60,000 का, तो डिपॉजिट किए तो कैशबुक में हम लोग ओडी कम कर दिया, लेकिन पासबुक का ओडी अभी भी बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे हम लोग। यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का है, 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज का। चलो ये भी हो गया हमारा, ये नंबर 5 भी हो गया। अब नेक्स्ट में जाओ, बैंक चार्जेज ₹750, ठीक से समझना, देखो पॉइंट नंबर 6 को। बैंक चार्जेज ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट। जब बैंक चार्ज हमसे करेगा तो ओडी पासबुक में बढ़ा देगा वो, ठीक है ना। बैंक जब हमसे चार्ज करेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज ले रहा है, तो हमारा ओडी जो है पासबुक में बढ़ जाएगा, बैंक वाला हमारा ओडी बढ़ा देगा, क्योंकि ओडी केस था। ठीक है, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, बात को ठीक से समझो। बैंक चार्जेज ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, होगा भी कैसे, जब तक बैंक स्टेटमेंट उठाकर नहीं लाओगे तो हमको पता कैसे चलेगा यार कि बैंक कोई चार्ज हमसे लिया है। जब बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आ जाता है, यानी अकाउंटेंट के पास, तब पता चलता है कि हाँ बैंक चार्ज लिया 750 का, और फिर अकाउंटेंट भी अपने कैशबुक में एंट्री मार देता है। यही समझाया था, ठीक है ना। तो बैंक चार्ज लिया 750 का एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। ये तो ठीक है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, देखो मजेदार बात, कि दीज बैंक चार्जेज वर रिवर्स्ड बाय द बैंक, रिवर्स्ड बाय द बैंक ऑन 10 अप्रैल 2024। रिवर्स कर दिया इसको। देखो हम लोग यहां पर जो बीआरएस बना रहे हैं, देखो 30 अप्रैल को बना रहे हैं, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल तक जो घटना घटा है 30 अप्रैल तक, उसको हम लोग यहां कंसीडर करने वाले हैं। देखो तो 30 अप्रैल के अंदर की बात है, ये 10 अप्रैल की बात है। देखो 10 अप्रैल बैंक चार्जेज हमसे लिया 750 का, तो एक बार तो चार्ज करने का वो एंट्री मार दिया, यानी ओडी मेरा बढ़ा दिया।
लेकिन बाद में उसको लगा होगा कि ये चार्जेस शायद जेन्युइन नहीं है, सही चार्जेस नहीं है, गलती से लगा दिया गया चार्ज, इसलिए बैंक क्या किया, रिवर्स एंट्री मार दिया, रिवर्स बाय द बैंक। ठीक है, तो जब रिवर्स एंट्री कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया, चार्ज को कैंसिल कर दिया। एक तो हम कैशबुक में एंट्री लिए ही नहीं, अब पासबुक में भी एंट्री इसका हुआ क्या है, समझाओ आप ही लोग बताओ। ये तो क्लियर लिखा हुआ है, कैशबुक में एंट्री नहीं किया गया है, क्योंकि कैशबुक वाले को, अकाउंटेंट को तो पता था ही नहीं। क्लियर लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। ये तो क्लियर है, कैशबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ था, एक बार रिकॉर्ड करके ओडी बढ़ा दिया गया था, लेकिन बैंक वाले को कुछ लगा, इसलिए बैंक वाला उसका रिवर्स एंट्री मार दिया। रिवर्स करना मतलब कैंसिल कर देना, तो कैंसिल जब करिए दिया पासबुक में भी, मतलब कि पासबुक में भी कोई एंट्री नहीं हुआ, अब कैशबुक में तो एंट्री हुआ ही नहीं, तब बताओ दोनों का बैलेंस नहीं मिलने का ये कोई रीजन बनेगा क्या? कैशबुक और पासबुक में के बैलेंस में जो डिफरेंस आया हुआ है, इसके चलते होगा क्या? ये तो रीजन ही नहीं बना। एक तो कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ, अब पासबुक में भी एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक रिवर्स एंट्री मारे कैंसिल कर दिया। ऐसा होता है कि एक बुक्स में एंट्री हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तब दोनों के बैलेंस का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बुक्स में जब कोई एंट्री नहीं हुआ तो बैलेंस तो दोनों का मैच करेगा। तो देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टूडेंट को एक दो रीजन ऐसे ऐसे डाल दिए जाते हैं प्रॉब्लम में कि इसका भी तुम कुछ प्लस माइनस कर दो। देखो, इस रीजन का हम लोग कोई वर्क नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रीजन बना ही नहीं। रीजन कब होता है, दोनों के बैलेंस मैच नहीं करने का रीजन कब होगा कि एक बुक्स में एंट्री कर दिए, दूसरे में नहीं किए क्या, या एक बुक्स में एंट्री किए लेकिन दूसरे बुक्स में जो किए हो वो गलती कर दिए, हमारा अमाउंट कुछ और है, वहां कुछ और अमाउंट दिख रहा है, तब दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब दोनों बुक्स में हम एंट्री नहीं लिए हैं, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री दोनों बुक्स में नहीं लिया गया, इसका मतलब क्या है कि वो रीजन ही नहीं बनेगा। बैलेंस जो हमारा डिफर कर रहा है उसका वो रीजन ही नहीं बनेगा, उस रीजन का हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, कोई एडजस्ट नहीं करेंगे, बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाला है वो, ये ट्रांजैक्शन बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाला, क्योंकि दोनों बुक्स में ही एंट्री नहीं हुआ। चलो, होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 7 है, डिविडेंड अमाउंटेड टू ₹35,000 हैव बीन रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। कैशबुक में एंट्री होगा भी कैसे यार, कैशबुक वाले को थोड़े पता है। ठीक है, बैंक में डायरेक्ट मेरा डिविडेंड चला गया तो बैंक वाले को पता है, वो एंट्री मार दिया। अब बैंक को पैसा मिल गया तो ओडी वहां का कम हो गया, ओडी का केस है, पैसा उसको मिलेगा तो ओडी कम हो जाएगा। कैशबुक में तो हमारा एंट्री नहीं हुआ है, तब तुमको सोचना कहां है, आंसर जहां निकालने वाले हो तो आंसर तो हम लोग पासबुक में ही निकालने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट तो कैशबुक लेके बैठे हो, तो आंसर में तो पासबुक निकालना है। तो इस ट्रांजैक्शंस का प्रभाव हम लोग को देखना है कि पासबुक के बैलेंस पर क्या पड़ा। पासबुक का जो बैलेंस है, यानी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, वहां का बैलेंस बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। बढ़ जा रहा है तो बढ़ाना है, और घट जा रहा है तो घटाना है। तो देखो, डिविडेंड कलेक्ट किया हमारा बैंक, तो बैंक क्या करेगा, हमारा ओडी कम कर देगा, क्योंकि उसको पैसा मिला, यानी पासबुक का ओडी कम हो गया। तो कम हो गया तो हम लोग कम करेंगे। देखो, यहां लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्ट किया गया है 35,000 रुपीज का, 35,000 रुपीज का डिविडेंड कलेक्ट किया गया। चलो, तो ये भी रीजन हमारा हो गया नंबर 7। देखो, नंबर 8 में आ जाओ। देखो, ये भी मजेदार है पॉइंट नंबर 8, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इस तरह के रीजन में अब बोलता है कि चेक ऑफ ₹10,000 डेटेड 10th में, देखो 10/5 आया है, 5वां महीना है, यानी 10 मई 2024। एक चेक जो है 10,000 रुपया का, उस चेक पर डेट क्या डाला गया था, 10 मई 24। यहां देखो क्या है, 30 अप्रैल, यानी इसके बाद मई। अब ये चेक जिस डेट पर आप यहां BRS बना रहे हो, उस डेट के बाद का चेक है।
चेक पर इस डेट के बाद का डेट डाला हुआ है, तो ऐसे चेक को क्या बोलोगे? पीडीसी चेक। क्या बोला जाएगा? पीडीसी। पीडीसी चेक। कभी कभी हो, पीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। कभी कभी होता है कि मान लो हमको किसी को पैसा देना था, अब अगला बंदा मान नहीं रहा है, बोल रहा नहीं हमको एक चेक से पेमेंट कर दो भाई, हमको पैसा चाहिए। मैं बोला ठीक है, चेक काट के आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरा बैंक में अभी पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं चेक काट के दे रहा हूं, लेकिन चेक आपको 10 दिन बाद जाके जमा करना होगा बैंक में। अब उस चेक पर मैं क्या किया, 10 दिन बाद का डेट डाल दिया कि भाई आप 10 दिन बाद इसको डालना। ठीक है, अब जिसको हम दिए वो क्या किया, होशियारी, वो मेरे अकाउंट में उसके पहले ही जाके डाल दिया चेक को। तो चेक क्या हो जाएगा? चेक का पैसा मिलेगा? चेक में डेट कुछ और डाला हुआ, उस डेट के पहले ही चल जाओगे पैसा लेने, तो बैंक पैसा देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा मतलब चेक बाउंस कर गया, तुम्हारा डिजॉनर हो गया। तो डिजॉनर होने का भी एक कारण होता है कि पीडीसी चेक है और पहले ही चल गया पैसा लेने। तो चेक पर यहां डेट डाला हुआ है 10 मई 2024, ये डाला हुआ है, देखो चेक पर क्लियर लिखा हुआ है, चेक ऑफ ₹10,000 डेटेड 10 मई 24 इशूड टू जोशी एंड कंपनी। जोशी एंड कंपनी को इशू किया गया था चेक। वाज डिजॉनर्ड बाय द बैंक बीइंग पोस्ट डेटेड, क्लियर लिख दिया, देखो यहां पर पोस्ट डेटेड। इट वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलता है कि इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं किए थे, कैश बुक में एंट्री नहीं किए थे, क्लियर लिख रहा है। और चूंकि ये पीडीसी चेक है तो बैंक क्या किया, डिजॉनर कर दिया, मतलब बैंक भी कोई एंट्री नहीं लिया। तो कैश बुक में एंट्री करबे नहीं किया, बैंक एंट्री लेबे नहीं किया, दोनों बुक्स में एंट्री नहीं हुआ। तो बापा ये जो ट्रांजेक्शन दिख रहा है इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा दोनों के बैलेंस पर? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। कैश बुक में एंट्री लिया ही नहीं गया, पासबुक वाला डिजॉनर करके बैठ गया, यानी वो भी एंट्री नहीं लिया, डिजॉनर कर दिया मतलब वो भी एंट्री नहीं लिया। तो दोनों बुक्स में एंट्री नहीं हुआ इसका। अब दोनों बुक्स में एंट्री नहीं हुआ तो फिर बैलेंस डिफर नहीं करेगा, दोनों का बैलेंस इस रीजन के चलते, मतलब इस रीजन को ना हम लोग यहां ऐड करने वाले हैं और ना ही लेस करने वाले हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुमको रीजन दे दिया था। देखो इस रीजन का भी कुछ नहीं होगा, समझ गए बात को? चलो अब हमारा सारा काम हो गया, हम लोग ऐड लेस कर लेते हैं। देखो 61,500 ये हम लोग को प्लस करना है, देखना। अब यहां गया 500, 5 और 1 6 और 6 और 4 10, 1,06,500। अब यहां से जाओ 70 और 30 100, 1,05,000, 1,12,500, 1,12,500। अब बताओ ठीक से समझो बेटा, देखो ये प्लस इंफॉर्मेशन है, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस इंफॉर्मेशन है, लेस। ठीक है ना? सॉरी, ठीक से समझो। ओडी का केस है ना जी, तो ओडी केस में देखो ये तो माइनस है और हम लोग को ऐड करना था, पहले भी समझाए थे। ओडी का केस है, देखो ये माइनस में है, 45,000 माइनस में है, ठीक है। और ऐड करने वाले हो, देखो 1,500 और 60,000, 61,500 को ऐड करने वाले हो। तो माइनस में अगर हम लोग प्लस का साइन देंगे तो ऐड होगा क्या? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना जी, डिफरेंस निकल जाएगा ना। इसीलिए ये साइन के रूप में अगर हमको जाना होगा तो साइन क्या है इसका? माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो हम लोग ऐड कर दिया और ये साइन क्या रह गया? माइनस में, ठीक है, माइनस में, वो साइन है माइनस में। देखो अब कहता है कि हमको 1,12,500 रुपया क्या करना है? लेस करना है, घटाना है। तो घटाना है, तो जब ये माइनस है तो घटाने के लिए तुम्हारा ये साइन कहां चला जाएगा? प्लस में, तब ना प्लस माइनस डिफरेंस निकलेगा जी। घटाना है तो घटाने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा। लेस करना है हम लोगों को, तो लेस करने के लिए हमारा क्या करना होगा? साइन यहां पर प्लस साइन देना होगा। अब बताओ माइनस का अमाउंट ज्यादा है या प्लस का अमाउंट ज्यादा है? जो भी डिफरेंस हम लोग निकालेंगे यहां पर, डिफरेंस हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा? देखो 1,12,500, ठीक है ना, ये प्लस वाला आइटम हो गया। और 1,06,500,
जब डिफरेंस लोगे यहां पर तो 3 जीरो, 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 10 गया, समाप्त। 6000 का डिफरेंस आ रहा है, देखो यहां पर 6000 का। अब ये जो 6000 का डिफरेंस आया बेटे, बताओ प्लस में आया कि माइनस में आया? माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? सब लोग देख रहे हो प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा है, यानी ये डिफरेंस प्लस में आ गया, माइनस में नहीं आया, यानी पॉजिटिव में आ गया। तो बता, इस आंसर को हम ओडी बोले, 6000 रुपया ओडी है या पॉजिटिव बैलेंस शो करने लगा? ये पॉजिटिव बैलेंस शो करने लगा। और जब पॉजिटिव बैलेंस शो करने लगा तो हम लोग यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आंसर में? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ओडी एज पर पासबुक नहीं लिखा जाएगा, चूंकि ये ओडी नहीं है, ये ओडी नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस शो कर दिया। ठीक है, पहले हम लोग जो प्रॉब्लम लिए थे यहां निगेटिव, आंसर भी निगेटिव आ रहा था। अभी जो मैं प्रॉब्लम लिया, देखो यहां पर बेस हमारा निगेटिव में है लेकिन आंसर पॉजिटिव में आ गया। तो मैं यही बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि बेस आप यहां पर निगेटिव लोगे तो आंसर ऑलवेज निगेटिव में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बेस यहां पर निगेटिव में लिए हुए हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ सकता है, और ये आ रहा है। अब इसको प्लस माइनस में दिखा सकते हो आराम से, अपने से प्लस माइनस में दिखा सकते हो ना जी। प्लस कॉलम माइनस कॉलम बनाओगे तो कहां चला जाएगा? ये माइनस में जाएगा, ओडी तो हमेशा माइनस कॉलम में रहता है, ये मैं समझाया था। ठीक है, अब जो ऐड वाला इंफॉर्मेशन है वो कहां चला जाएगा? माइनस में, माइनस कॉलम में। और जो लेस वाला इंफॉर्मेशन है वो कहां चला जाएगा? प्लस आइटम में। ठीक है, तो माइनस आइटम और प्लस आइटम में केवल आइटम को भेजने सीख जाओगे, कौन कौन सा रीजन को माइनस आइटम में भेजे और किसको किसको प्लस आइटम में भेजे, ये जान जाओगे तो बैलेंस तो वहां भी निकालोगे 6000 ही निकलेगा। तो इसको प्लस माइनस कॉलम में सब लोग बना के देख लेना। ठीक है, और कमेंट करके बता देना कि हाँ सर उससे भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये सब लोग बताना हमको कमेंट सेक्शन में आकर कि उस फॉर्मेट से भी, प्लस आइटम माइनस आइटम की फॉर्मेट से भी आंसर वही आ रहा है, आंसर वही आता है। देखो, तो होप कि ये सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अभी तक मैं क्या प्रॉब्लम किया ओडी के केस में, बेस जो भी लिया हूं मैं कैश बुक लिया। अब मैं 2 प्रॉब्लम और बनाऊंगा जहां पर हमारा ये बेस रहेगा पासबुक। ठीक है, ओडी एज पर पासबुक, और आंसर भी यहां निगेटिव में निकालेंगे हम लोग, ओडी एज पर कैश बुक। और सेकेंड प्रॉब्लम, ओडी एज पर पासबुक यहां पर लेंगे निगेटिव, लेकिन आंसर यहां पर पॉजिटिव में आएगा। तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं और बताने वाला हूं। देखो, इसके बाद ये चैप्टर एंड करेंगे और हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो होप कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम लोग इस लेक्चर को, इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में।